हो गया, ठीक है। वाक्य शुद्धि बोर्ड की 10th क्लास में 2 अंक की आती है, अर्थात आपको वाक्य शुद्धि के 2 नंबर मिलेंगे। अब वाक्य शुद्धि के लिए आपको क्या करना होगा उसको देख लो आप। सबसे पहले जो भी आप कोई वाक्य पढ़ रहे हो या लिख रहे हो वो एक स्पष्ट होना चाहिए, स्पष्ट। इसके बाद उसके जो शब्द हैं वो भी अपने सार्थक होने चाहिए। इसके बाद पूरा का पूरा वाक्य व्याकरण की दृष्टि से सही होना चाहिए। अगर आपको ये तीनों बातें किसी वाक्य में दिखाई दें तो हमारा वाक्य शुद्ध कहलाएगा। अगर इन तीनों में से कोई भी एक गलत हो गया तो वाक्य अशुद्ध हो जाएगा। और परीक्षा में केवल शुद्ध के ही नंबर मिलते हैं, अशुद्ध के नहीं मिलते, क्यों? अशुद्ध तो आपको पेपर में भी लिखा दिखाई दे जाएगा। और देखिए हिंदी वाक्य की रचना होती कैसे है वो समझें। हिंदी वाक्य में सबसे पहले कर्ता होता है, उसके बाद में कर्म होता है, उसके बाद में क्रिया होती है। इनके अलावा भी कभी कभी कर्ता का विस्तार भी वाक्य में देखने को मिलता है, कर्म का विस्तार भी देखने को मिलता है और क्रिया का विस्तार देखने को मिलता है। इन विस्तार के बारे में आपको बता देता हूँ। कर्ता से पहले उसका जो विशेषण आता है, विशेषण, वो कर्ता का विस्तार कहलाता है। ऐसे क्रिया से पहले उसका जो विशेषण आता है उसे क्रिया का विस्तार कहते हैं। ऐसे कर्म से पहले जो कोई शब्द आता है जो कर्म के बारे में बताता है वो कर्म का विस्तार होता है। तो आपको ये ध्यान रखना है वाक्य बनाते समय भाषा स्पष्ट हो, शब्द सार्थक हों और व्याकरण की दृष्टि से सब का सब सही हो। सबसे पहले हिंदी में कर्ता लेते हैं, कर्ता से पहले यदि विस्तार को ले देते हैं। इसके बाद कर्म आता है और लास्ट में क्या आती है, हमारी क्रिया आती है। अगर इन नियमों का ध्यान रखेंगे तो आपका वाक्य कभी गलत नहीं होगा। अब वाक्यों के बारे में आप ये देखें कि आप गलती कैसे कैसे करते हैं और कहाँ कहाँ होते हैं, ये आप व्याख्या समेत समझें। मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ आपके लिए, देखो उदाहरण नंबर 1 देखो, समझ लो ढंग से। वे निसंतान माता पिता हैं। अब इस वाक्य में गलती कहाँ वो समझ लो आप, व्याख्या बता रहा हूँ। वाक्य बोलने में लिखने में सही लग रहा है क्योंकि इसमें वे निसंतान माता पिता हैं और डैश भी लगा हुआ है, पूर्ण विराम भी है, तो लिखने में इसकी कोई गलती नहीं है। अर्थात इसके सब के सब जो शब्द हैं वर्तनी की दृष्टि से सब शुद्ध हैं। और व्याख्या में आप समझेंगे निसंतान माता पिता, ये ध्यान देना, निसंतान माता पिता, इनमें ही कहीं ना कहीं कंफ्यूज है। आपको सबको विदित है कि माता पिता पर ध्यान देना, संतान प्राप्ति के बाद बनते हैं, ये ध्यान देना। संतान प्राप्ति के बाद बनते हैं माता पिता, पहले नहीं बन जाते। और इस वाक्य में आप देखें, इसमें संतान तो है नहीं और माता पिता बनाई दिया है, तो है ना दोनों में भ्रांति। इसका और इस निसंतान का और माता पिता से कोई भी मैच नहीं खा रहा है, इसलिए वाक्य हमारा गलत है। आपको पता है कि संतान जब प्राप्ति हो जाती है तभी माता पिता बनते हैं, इसलिए निसंतान, संतान है ही नहीं तो माता पिता कैसे बन गए। तो आपको पता है माता पिता जिनके संतान नहीं होती उनके लिए या तो आप पति पत्नी लिखेंगे, ये लिख सकते हैं आप उसको शुद्ध में, वे निसंतान पति पत्नी हैं। अब जब तक कि आपका वाक्य सही होगा। यदि पति पत्नी भी नहीं लिख सकें तो दंपति लिख सकते हैं, क्योंकि दंपति माता पिता के जोड़ा को ही कहते हैं। तो ध्यान रखना, कभी कभी वाक्य बड़ा शुद्ध लगता है देखने में, बोलने में, शब्द भी सही होते हैं, लेकिन व्याख्या करते हैं ना, उनके बारे में सोचते हैं तो हमारा वाक्य गलत हो जाता है। समझ में आ गया होगा। उदाहरण नंबर 2 देखें आप। अगला उदाहरण,
शिक्षक ने प्रश्न पूछा। यह उदाहरण देखो, शिक्षक ने प्रश्न पूछा। इसकी आप व्याख्या देखें कि इसमें गलती कहाँ पर हुई है और कैसे हुई है। शिक्षक सही है, ने सही है, प्रश्न सही है, पूछा भी सही लिखा हुआ, पूर्ण विराम लगा हुआ है, तो लिखने की दृष्टि से वाक्य गलत है नहीं। अब इसका अन्वय करते हैं, विश्लेषण करते हैं या इसके बारे में जानकारी करते हैं तो हमें कहीं ना कहीं हल्की सी कमी दिखाई देगी। वो कमी कहाँ, देखो व्याख्या में। जो भी प्रश्न आ जाए, प्रश्न शब्द आ जाए, ये इसमें आ गया है। प्रश्न के साथ हमेशा करना आता है, करना क्रिया आती है हमेशा। इसमें लिख दिया पूछा, आना क्या चाहिए करना, तो देखो वाक्य गलत हो गया। अब सही कर सकते हो आप। शिक्षक ने प्रश्न, करना का क्या हो जाएगा, किया, क्योंकि क्रिया का रूप बदल जाता है। शिक्षक ने प्रश्न किया, तब जाके हमारे वाक्य सही हो जाएगा, अन्यथा कैसे रहेगा, हमारा गलत वाक्य हो जाएगा। अगला देखिए, अगला उदाहरण, वह है सचमुच में बीमार है। वह सचमुच में बीमार है। हम ऐसा ही बोलते हैं, ऐसा ही लिखते हैं, लेकिन जब इसकी व्याख्या समझेंगे ना आप, तो आपको पता लग जाएगा ये वाक्य तो वास्तव में गलत है, ये सही है ही नहीं। कैसे, देखो व्याख्या में समझें आप लोग। व्याख्या करते समय हमें एक जानकारी हुई, जो शब्द इसमें मैं और सचमुच दोनों का मतलब एक ही है, मतलब दोनों बराबर हैं, ये दोनों का मतलब एक ही है। तो हमने यहाँ पर दोनों लिख दिए, जबकि हिंदी का नियम है एक ही लिखते हैं, इसलिए वाक्य कैसा हमारा गलत है। लेकिन बोलने में, सुनने में ऐसा लगता है जाने वाक्य वास्तव में शुद्ध है, लेकिन लेखने की दृष्टि से और वाक्य शुद्ध की दृष्टि से ये वाक्य पूरी तरह से गलत है। गलत क्यों है बता दिया है। मैं और सचमुच कभी एक साथ नहीं आते। शुद्ध वाक्य में इस मैं को हटा देंगे, अपना वाक्य सही हो जाएगा। वह सचमुच बीमार है। अगला देखें। अब सुनो, वैसे भी अगर आप करें ना सचमुच का अगर अर्थ निकालें तो यहाँ इसका अर्थ हो जाएगा साथ में। तो देखो बीमारी के साथ है, मैं यहाँ भी है, मैं यहाँ भी है, तो कभी भी हिंदी में डबल प्रयोग नहीं करते हैं। अगला उदाहरण और समझें। देखो अगला उदाहरण संख्या नंबर 4। निर्दोषी को सजा नहीं मिलनी चाहिए। इसमें आप देखेंगे पूरा का पूरा वाक्य बोलने में ठीक लगता है, तो लिखने में तो कोई गलती है नहीं है, वाक्य भाषा ठीक ठाक है। अब देखेंगे हम निर्दोषी को सजा नहीं मिलनी, प्रत्येक वाक्य को देखेंगे। भाषा शैली ठीक है, प्रत्येक वाक्य को देखेंगे। इससे पहले मैंने आपको जो शब्द शुद्धि कराई थी उसके आधार पर यदि इसको देखेंगे तो हमको पता चलेगा कि इसमें निर्दोषी शब्द गलत है। गलत क्यों, सुनिए। मैंने आपको बताया था कि कोई भी मूल शब्द हो, उसके पीछे प्रत्यय और उसके आगे उपसर्ग,
ध्यान रखना, कोई शब्द हो एक, उसके पीछे प्रत्यय, उसके आगे उपसर्ग, यदि आपने लगा दिया तो समझ लेना वो वाक्य हमारा कैसा है, गलत है, गलत। अब इसका देख लो, इसमें दोष तो मूल शब्द है, निर इसमें उपसर्ग है प्लस, और ई इसमें प्रत्यय है। तो देखिए उपसर्ग भी आ गया, प्रत्यय भी आ गया। हिंदी क्या कहती है कि किसी भी शब्द में एक साथ उपसर्ग लग गया, उसके तुरंत बाद अर्थात पीछे को प्रत्यय लग गया, तो वाक्य हमारा कैसा हो जाता है, गलत। इन शुद्ध करने के लिए इन दोनों में से किसी एक को लगा देना, वाक्य हमारा शुद्ध हो जाएगा। कैसे, देखो, निर्दोष, इसमें केवल उपसर्ग लगाया है, ये हटा दिया है। निर्दोष को सजा नहीं मिलनी चाहिए। अगर आप व्याख्या समझ लेंगे ऐसे वाक्यों की, तो आपका हिंदी का वाक्य कभी गलत नहीं होगा, चाहे वो क्लास कोई सी भी क्यों ना हो, कक्षा 10 की हो, 12 में की हो, चाहे कोई से कंपटीशन की हो। अब आपको देखो विभिन्न उदाहरण दिए जा रहे हैं, उन उदाहरणों को ढंग से समझना, क्योंकि इस वाक्य की शुद्धि के भी कई टॉपिक हैं, कई नियम हैं। उनमें से आपको आज में जितने हो जाते हैं एक पीरियड में, वो कुछ नियम बता देता हूँ। देखो देखे, पहला पॉइंट, गंभीरता से ढंग से देखना, मैं लिख रहा हूँ, पहले समझ लेना। समान अर्थ हो, विपरीत अर्थ हो, वाले शब्द, ये देखना, समान अर्थ विपरीत अर्थ वाले शब्द। हिंदी में ऐसे बहुत से उदाहरण हैं जो एक ही वाक्य में इन दो दो का प्रयोग कर देते हैं, दो दो का, तो दो का प्रयोग हो जाता है तो वाक्य हमारा गलत हो जाता है। तो इसका नियम बन गया, यदि किसी वाक्य में समान अर्थ वाले शब्द आ जाएं या विपरीत अर्थ वाले शब्द आ जाएं, तो समझ लेना शुद्ध करते समय उनमें से किसी एक का प्रयोग करते हैं। यदि आपने दोनों का प्रयोग कर दिया तो वाक्य हमारा गलत हो जाएगा। अब उदाहरण देख लो कैसे। उदाहरण नंबर 1, उसे मृत्यु दंड की सजा मिली। देखो भाषा शैली ठीक है, पहला नियम, जो भी कोई शुद्ध वाक्य बनाएगा उसको इन कई बातों पर ध्यान देना होगा। पहली बात क्या है, उस पूरे वाक्य की भाषा देखेंगे कैसी है, कर्ता कर्म क्रिया है कि नहीं। तो इस वाक्य में देखा कर्ता भी है, कर्म भी है और क्रिया भी है, तो पहला बिंदु कंप्लीट है। दूसरी बात देखेंगे, उसमें कहीं किसी शब्द में लिखने में गलती तो नहीं है। हम देखा उसे सही, मृत्यु सही, दंड सही, की सही, सजा सही मिली, सब सही लिखे हुए हैं। फिर हम देखेंगे कि कहीं कोई शब्द अनावश्यक तो नहीं लिख दिया गया है, आवश्यकता नहीं है और लिख दिया हो, इसमें ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, सभी आवश्यक सब लिखे गए हैं। फिर हम देखेंगे किसी वाक्य में समान अर्थ तो नहीं है, विपरीत अर्थ तो नहीं है, इसमें देखेंगे तो हमको ये जानकारी मिल जाएगी कि देखो कैसे दंड और सजा, ये दोनों को दोनों कैसे हैं, समान हैं। जब समान आ गए दोनों के दोनों, तो समझ लेना ये वाक्य अशुद्ध है। शुद्ध करने के लिए इन दोनों में से भाषा शैली ठीक बननी चाहिए और किसी एक का प्रयोग कर देंगे। देखो कैसे, उसे मृत्यु दंड मिला। अब ये कन्फ्यूज मत हो ना, मिली यहाँ मिला, क्योंकि भाषा बदल जाती है, क्रिया के वो कर्ता के आधार पर क्रिया बदल जाती है। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, उसे मृत्यु की सजा मिली, दोनों ही शुद्ध हैं, कोई गलत नहीं होगा। अगला उदाहरण समझें आप।
तुम वापस लौट जाओ। बस वही तरीका जो मैंने आपको बताया था। भाषा शैली देखेंगे, शब्द देखेंगे, उपयुक्त अनुपयुक्त शब्द के बारे में जानकारी करेंगे, लिखने में कौन सी गलती है वो जानकारी करेंगे बरतने वाली, और ये भी जानकारी करेंगे अर्थ कैसे हैं, समान है कि विपरीत हैं। तो हमने पूरी की पूरी जानकारी करी तो हमको पता लगा कि वापस और लौट दोनों ही कैसे हैं, समान हैं, दोनों ही समान अर्थ देने वाले शब्द हैं। इसलिए बस वही नियम, किसी एक को लगा दो, ये शुद्ध हो जाएगा। तुम वापस जाओ। ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, मैंने लिखा है ना किसी एक का प्रयोग। आप यूँ भी लिख सकते हो, तुम लौट जाओ। दोनों ही वाक्य हमारे शुद्ध माने जाएंगे, कोई अशुद्ध नहीं माना जाएगा। ध्यान रखना समान अर्थ और किसका, विपरीत अर्थ का। अगला उदाहरण और देखें। नौजवान, युवक, युवतियों को आगे आना चाहिए। ये साधारण वाक्य है, कॉमन भाषा है। नौजवान, युवक, युवतियों को आगे आना चाहिए। ऐसे वाक्य को बड़े गंभीरता से देखेंगे, और गंभीरता से देखकर हम वही तरीका हमने बताया था, भाषा शैली देखेंगे, ठीक है, कर्ता सही है, क्रिया सही है, कर्म भी सही है। इसके बाद देखेंगे कि सब लिखने में गलत तो नहीं है, नौजवान भी सही लिखा हुआ है, युवक से सब कुछ सही लिखा हुआ है, कोई लिखने में गलती है ही नहीं। इसके बाद देखेंगे समान अर्थ, विपरीत अर्थ वाले शब्द तो कोई है नहीं, तो हमने देख लिया यही गड़बड़ी है। देखिए युवक, युवतियों और नौजवान एक ही बात है, ये दोनों को दोनों कैसे हैं, समान अर्थ देने वाले शब्द हैं। क्योंकि अब सब आप सबको पता है नौजवान युवक युवतियाँ ही होते हैं, कोई बुढ़े नहीं होते। इसलिए नौजवान युवक युवतियों को आगे आना चाहिए, वाक्य का शुद्ध है। नियम क्या कहता है, इनमें से किसी एक का प्रयोग कर देना। लिख दो सही में, नौजवानों को आगे आना चाहिए। ऐसा नहीं लिख सके तो ये लिख देना, इसको हटा देना, इसके स्थान पे ये लिख देंगे युवक युवतियों को आगे आना चाहिए। मेरा कहने का मतलब है, अगर किसी वाक्य में आपको समान अर्थ वाले शब्द दिखाई दिए जाएं, विपरीत अर्थ वाले शब्द दिखाई दिए जाएं, तो समझ लेना वो वाक्य पूरी तरह से गलत है। शुद्ध करने के लिए आपको लिख चुके हैं हम, इन शब्दों में से किसी एक का प्रयोग कर देते हैं और वाक्य को शुद्ध लिख देते हैं। इस प्रकार अगर आपने किया तो आपकी परीक्षा में 2 नंबर आपको मिल जाएंगे पूरे के पूरे, कोई कहीं भी गलती नहीं होगी। एक उदाहरण और देखें आप लोग इसी से संबंधित। शायद आज वर्षा अवश्य आएगी। बस वही तरीका अपनाना जो आपसे कह रहा हूँ मैं। भाषा शैली ओके है, सभी शब्द ओके हैं, गलती कहीं लिखने में है ही नहीं, कर्ता सही है, क्रिया भी सही है, गलती कोई है ही नहीं। तो गलती कहाँ पर है, बड़ी गंभीर समस्या है, देख लो। शायद और अवश्य दोनों में गड़बड़ है कहीं ना कहीं, ये एक दूसरे के विलोम हो गए। शायद तो संभावना व्यक्त कर रहे हैं, अवश्य निश्चितता व्यक्त हो रही है,
तो ये दोनों कैसे हैं? विपरीत हैं। एक ही काम कर लो, या तो निश्चितता व्यक्त कर लो, निश्चित, या फिर संभावना व्यक्त कर लो, दोनों काम एक साथ नहीं हो सकते। यदि आप दोनों का एक साथ करोगे तो हिंदी में वो वाक्य हमारा गलत माना जाता है। तो बस नियम वही है, एक का प्रयोग कर दो। शुद्ध देखिए आप, शायद आज वर्षा आएगी, ये भी सही। अगर आप ऐसा लिखना चाहें तो वो भी सही है, शायद आज ये शायद तो लिख दिया, इसको हटा देंगे, आज वर्षा अवश्य आएगी। ध्यान रखना ऐसे शब्दों पर, परीक्षा में ऐसे शब्द पूछ लिए जाते हैं। एक उदाहरण और दे देता हूं इससे संबंधित, इसके बाद में अगला टॉपिक चेंज करूंगा मैं। देखो, तुम सबसे सुंदरतम हो। वही तरीका, लिखने में कहीं भूल हुई नहीं है, सबके शब्द सही लिखे गए हैं, भाषा शैली भी ठीक है। एक हिंदी का मैंने बताया था ना, व्याकरण सम्मत भाषा, सार्थक शब्दों का प्रयोग, उचित शब्दों का प्रयोग होना चाहिए। तो यहाँ पर व्याकरण सम्मत भाषा नहीं, इसमें कैसे सुनिए, इसमें सबसे और तम, ये दोनों कैसे हैं? समान अर्थ देने वाले शब्द हैं, क्योंकि दोनों कैसे हैं? अंग्रेजी में सुपरलेटिव डिग्री वाले शब्द हैं। तो दो का प्रयोग होता नहीं है, एक हटा दो बस, बाकी आपका शुद्ध। तुम सबसे सुंदर हो, ये वाक्य हमारा शुद्ध बन गया। यदि आप इसको और प्रकार लिखना चाहें तो सबसे को हटा देना तो भी शुद्ध हो जाएगा। जैसे देखो, तुम सुंदरतम हो, किसी भी प्रकार से हल कर लेना, आपका इसी से संबंधित हिंदी का प्रश्न कभी गलत नहीं होगा। तुम्हारी वाक्य शुद्धि का एक पहला नियम आपको कंप्लीट करा दिया गया है। इससे संबंधित शब्द बहुत से बनते हैं। एक उदाहरण बताऊं आपके लिए, देखो शब्द कैसे कैसे बनते हैं। कुछ शब्द ऐसे होते हैं हमको बड़ी गंभीरता देखना पड़ता है, तब हमको पता चलता है इसमें कहीं कहाँ गलती है। देखो, इसको ढंग से देखना। विंध्याचल पर्वत सबसे प्राचीन है। देखो, लिखने में कोई भूल हुई नहीं है, सबके शब्द सही लिखे गए हैं। अब बस बात वही हम देखेंगे कि देखो यहाँ से ढंग से देखना, आ चा अल्लाह, है ना, इसका अर्थ होता है पर्वत। इधर देखो पर्वत, बस आ गए समझ में। समान अर्थ वाले हो गए दोनों के दोनों ही, तो दो समान अर्थ वाले हो गए तो हमको पता है गलत है वाक्य। शुद्ध करने के लिए आप सबको पता है, इनमें से किसी एक का प्रयोग कर देंगे, और प्रयोग आपके सामने है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखो, पर्वत घटा देना, बिल्कुल वाक्य सही। विंध्याचल, क्योंकि विंध्याचल पर्वत ही तो है, तो पर्वत है तो डबल क्यों लिख रहे हैं? लिख दो, विंध्याचल सबसे प्राचीन है। वाक्य शुद्धि का पहला नियम कंप्लीट, कभी मत भूलना, क्योंकि हर परीक्षा में काम देते हैं। 10वीं क्लास तो केवल पास करने के लिए है, लेकिन आपको सिलेक्शन कराने के लिए जब आप कंपटीशन दोगे, और कंपटीशन यदि हिंदी होगी तो वाक्य शुद्धि का एक प्रश्न आपसे जरूर पूछा जाता है। अगला नियम देखें भाई,
ये भी नियम बड़ा अच्छा है, स्टार लगा देता हूं अच्छे पर। अनुपयुक्त शब्द संबंधी अशुद्धि। इसके बारे में सुन लो। हिंदी में सभी शब्दों का अर्थ होते हैं कोई ना कोई। कुछ शब्द ऐसे होते हैं मनगढ़ंत, उन्हें कहते हैं निरर्थक, उनका अर्थ नहीं होते। यदि किसी वाक्य में अनुपयुक्त शब्द आ जाए, अर्थात जो उपयुक्त नहीं है उस भाषा शैली के आधार पर, वो वाक्य हमारा गलत माना जाता है। हम क्या करेंगे, उसके लिए अनुपयुक्त शब्द को तो हटा देंगे और उसके स्थान पर उपयुक्त शब्द उस भाषा शैली के आधार पर हम लिख देंगे। अगर हमने ऐसा किया तो हमारा जो वाक्य है ना, वाक्य बिल्कुल शुद्ध हो जाएगा। अब कैसे, देखिए, एक उदाहरण से स्पष्ट हो जाएगा पूरा टॉपिक। इसके अलावा बहुत से उदाहरण चलेंगे। सीता राम की स्त्री थी। देखो वाक्य सही सा लग रहा लिखने में, बोलने में। सीता सही लिखा है, राम सही लिखा है, की सही लिखा है, स्त्री सही लिखा है, थी सही लिखा है, कर्ता भी है, लास्ट में क्रिया भी है, बीच में कर्म भी है। अब हमने देखा कि वाक्य सही लग रहा है, गलती कहाँ पर है? तो हमने देखा, देखिए, सीता और राम का कोई ना कोई संबंध है। तो संबंध है तो स्त्री शब्द में कहीं ना कहीं मिस्टेक है, क्योंकि स्त्री तो सभी होती हैं, सबके साथ स्त्री होती हैं। ये तो लिंग है, स्त्रीलिंग पुरलिंग। सीता भी स्त्री है, राधा भी स्त्री है, तमाम स्त्री हैं। लेकिन राम शब्द जुड़ते ही स्त्री शब्द हो जाएगा गायब, और स्त्री के स्थान पर देखो ये हो गया अनुपयुक्त शब्द स्त्री। इसके स्थान पर हमें क्या करना है, उपयुक्त शब्द लिख देना है। और उपयुक्त शब्द क्या लिखेंगे हम, उनका संबंध था पत्नी सही। तो शुद्ध क्या हो जाएगा, सीता राम की पत्नी थी। स्त्री के स्थान पर पत्नी आएगा। लेकिन ध्यान करना, पत्नी भी आपको परीक्षा में सही लिखना यदि आ जाता है तो, क्योंकि कुछ विद्यार्थी जल्दबाजी में ऐसा लिख देते हैं, अर्थात छोटी कीमत लगा देते हैं। अगर आपने भाषा तो ठीक बना दी, लिखने में गलती कर दी तो वाक्य हमारा गलत हो जाएगा। इसलिए बर्तनी शुद्धि पर भी ध्यान देना। इसलिए मैंने आपको इस टॉपिक से पहले बर्तनी शुद्धि के कुछ नियम बताए थे, उनको ध्यान रखना, तब जाकर के आपके ये वाक्य सही होंगे। अगला उदाहरण देखें। तलवार एक, अब मैं खाली स्थान छोड़ रहा हूं, मैं है लिखा नहीं मैंने, क्यों आप ही लिखेंगे ये मानो, मैं लिख देता हूं। इन दोनों में से कोई ना कोई एक शब्द आएगा, जो भी आएगा उपयुक्त, अनुपयुक्त नहीं, इनमें से कोई एक आएगा। अब मैं इनके बारे में देता हूं। ये दोनों ही क्या है, हथियार हैं, हथियार हैं दोनों के दोनों। और लेकिन इनके जो प्रयोग अलग अलग हैं। कुछ हथियार ऐसे होते हैं जिनको हाथ के साथ साथ ही प्रयोग करते हैं, और कुछ हथियार ऐसे होते हैं उनको हाथ से दूर फेंक करके प्रयोग किया जाता है। लेकिन दोनों हथियार दोनों ही मारक क्षमता वाले हैं। अब देखो तलवार की जानकारी, तलवार को तो हाथ के साथ साथ ही वार करना पड़ता, तलवार को फेंक के नहीं मारते हैं। कोई कहता है फेंक के मार सकते हैं, हम मार सकते हैं, लेकिन उपयोग उसका ठीक नहीं है। तलवार हमेशा हाथ में रहनी चाहिए, तब जाकर प्रयोग सही होगा। तो तलवार के लिए इनमें अस्त्र आएगा, शस्त्र आएगा, कन्फ्यूज हैं। कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको पहले से याद है, याद अच्छी बात है। जिनको याद नहीं है उनके बारे में हमको बता देते हैं। देखो, अस्त्र का आ देखो और शस्त्र का सा देखो। अस्त्र का आ लिखने में, शस्त्र का सहा, तो बस ध्यान रखना, कभी नहीं भूल पाओगे। आ से अलग और सा से साथ साथ। दोबारा सुने, आ से अलग और सा से साथ साथ। ऐसे हथियार जो हाथ के साथ साथ प्रयोग किए जाते हैं वो शस्त्र कहलाते हैं, शस्त्र। और ऐसे हथियार जो हाथ से अलग प्रयोग किए जाते हैं वो अस्त्र कहलाते हैं।
अब आप ध्यान देना, तलवार हाथ के साथ साथ है कि हाथ के अलग है, आपको पता चलेगा कि तलवार हाथ के साथ साथ प्रयोग की जाती है, इसलिए इस रिक्त स्थान में क्या आ जाएगा, शस्त्र आ जाएगा। ये शुद्ध हो गया हमारा। इसके स्थान पर अगर आपने अनुपयुक्त शब्द लिख दिया अस्त्र, तो हमारा वाक्य कैसा हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो गलत हो जाता है तो कभी भी नंबर लाने की उम्मीद मत करना। अगला उदाहरण देखें। उसका कद मुझसे बड़ा है। ढंग से देखना वाक्य को, उसका कद मुझसे बड़ा है। ध्यान रखना, यहाँ पर कद की बात चल रही है, कद की। तो कद के में और बड़ा में कोई मेल नहीं है, क्यों, कद हमेशा बड़ा नहीं होता। कद को नापते हैं लंबाई में, तो बड़े के स्थान पर लंबा शब्द आएगा। तो इस वाक्य में बड़ा शब्द तो है अनुपयुक्त, अनुपयुक्त को तो हटा देंगे, उसके स्थान पर हम उपयुक्त शब्द लिख देंगे। तो देखो शुद्ध क्या हो जाएगा, उसका कद मुझसे लंबा है। ये विषय ध्यान रखना, संबंध होना चाहिए वाक्य का बढ़िया। जैसा वाक्य है उसमें जैसे शब्द हैं उसी शब्द के प्रयोग उसी आधार पर किए जाएंगे। अगला उदाहरण देखें। चिंता एक भयंकर, अब मैं खालिस्तान बोल रहा हूँ, है, क्योंकि दो शब्द हैं। एक तो शब्द है आधी, एक है व्याधि। इन दोनों का मतलब है ये दोनों ही रोग हैं, रोग कष्ट देने वाले हैं, लेकिन इनके अर्थ अलग अलग हैं। है तो दोनों रोग, लेकिन अर्थ अलग अलग हैं। कैसे, देखिए, अगर हमारे कोई भी मानसिक तनाव हो, मानसिक कष्ट हो, मानसिक दिमाग में बेचैनी हो, सोच में ज़्यादा पड़े, क्या करें क्या नहीं करें, दिनों दिन सूखते जा रहे हैं, बड़ी चिंता लगी हुई है, सब कह देते तुझे बहुत चिंता है, चेहरे की हवाई उड़ रही हैं, तो समझ लेना ऐसे के लिए जो दिमाग में टेंशन होती है उसके लिए हम आदि का प्रयोग करते हैं, आदि का, इसको कहते हैं मानसिक तनाव। अगर हमारे शरीर में कोई कष्ट है, कोई भी शरीर में, जैसे हाथ पैर में खरोंच आना, हाथ पैर टूट जाना, किसी शरीर पर वजन रख देना, ये सब किस में आते हैं, व्याधि में आते हैं। ये होती है शारीरिक। स्पष्ट हो गया होगा। चिंता कहाँ होती है, मानसिक तनाव होता है, तो मानसिक तनाव के लिए किसका प्रयोग कर देंगे, आदि का। ये लिख देना आदि। पेपर में ऐसे आता है, चिंता एक भयंकर व्याधि है, ये आता है। और व्याधि किससे कोई मैच नहीं खा रहा है, शब्द कैसे अनुपयुक्त है। शुद्ध के लिए क्या करेंगे, इसको तो हटा देंगे और इसको लिख देंगे। लेकिन फिर भी ध्यान रखना, कुछ बच्चे जो होशियार हैं अपने आप में आदि ऐसे भी लिख देते हैं, जबकि ऐसे लिखना चाहिए। लेकिन देखना आदि ये भी सही लिखने में ये भी सही है, लेकिन अर्थ की दृष्टि देख लो, इसको तो 1/2 कहते हैं, 1/2। ये क्या है, ये मानसिक तनाव है। तो जैसा वाक्य हो वैसा ही हमें शब्द का प्रयोग करना पड़ेगा, अन्यथा हमारा शब्द जानते हुए भी गलत हो जाएगा। इसी का अगला उदाहरण और देखें, बहुत बढ़िया। रात भर गधे भौंकते रहे। बस हो गया सही। आपको पता है गधे कभी भौंकते ही नहीं हैं, है ना। कौन भौंकते हैं, कुत्ते भौंकते हैं।
बस सही हो जाएगा। गधे के स्थान में क्या लिख देंगे? कुत्ते लिख देंगे। अगला उदाहरण और देखें। ये उदाहरण बहुत बढ़िया है। मैंने अधिकतर बच्चों से पूछा है, जवाब सही कम आता है, गलत बहुत ज़्यादा आता है। देखो कैसे। वह दही जमा रही थी। मैंने क्लास में बहुत बच्चों से पूछा था, जवाब सही कम का आया था, गलत तो बहुत थे। कैसे? देखो, हमारे सामान्य भाषा में आ रहा है, जिनके घर पर गाय भैंस हैं वो शाम को दही जमाते हैं, और सब के सब ऐसे बोलते हैं कि दही जमाने का समय हो गया, दही जमा दो, और सब समझ जाते हैं। लेकिन अगर हिंदी की दृष्टि से देखें, वाक्य शुद्धि की दृष्टि से देखें, तो ये वाक्य पूरी तरह से गलत है। गलत क्यों? सुनिए। आपको पता है, दही जो शब्द है ना, ये कभी नहीं जमता। आपको पता है, दही तो जमता ही नहीं है। इसके स्थान पर क्या जमता है? दूध जमता है। स्पष्ट हो गया ना? लेकिन लैंग्वेज में यही आ रहा, हमारे में सब के सब बोलते हैं। यदि आप कहेंगे ना, आप दही जमा दिया क्या आज? हाँ, ऐसे कहेंगे हाँ जमा दिया। कोई कहेंगे कि कोई कह देता है दही जमाना मत भूल जाना भाई, कह देते हैं हाँ ठीक है। लेकिन देखो ढंग से, दही कभी नहीं जमता, क्योंकि दही तो जमाए मिलता है। दही नहीं जमता, क्या जमता है? दूध जमता है। तो दही के स्थान पर हम क्या लिख देंगे? दूध लिख देंगे। इस प्रकार हमारे वाक्य भी कैसे हो जाएगा? शुद्ध हो जाएगा। दही के स्थान पर दूध लिख देंगे और वाक्य हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ऐसी गलती मत करना कभी भी। अगला उदाहरण और देखें। पढ़ने में आलस्यता ठीक नहीं। बस हो गया सब। पढ़ने सही, मैं सही, ठीक सही, नहीं सही, ऐसे आलस्यता बोलने में सही है, लिखने में गलती है। क्योंकि मैंने आपको शब्द शुद्धि में बताया था कि कोई भी भाववाचक संज्ञा हो, भाववाचक, उसके लास्ट में यदि ता दिखाई दे जाता तो वो हमारा कैसा है? गलत है। शुद्ध करने के लिए ता को हटा देना, वाक्य हमारा सही हो जाएगा। शुद्ध देखो, पढ़ने में आलस्य ठीक नहीं। इस प्रकार आज की वीडियो में वाक्य शुद्धि के आपको 2 नियम बता दिए गए हैं। और विशेष नियम क्या थे? मैंने आपको शुरुआत की थी इनकी व्याख्या अगर आपकी समझ में आ गई, शब्दों का सही जमाना आप पर यदि आ गया, तो आपके कभी भी वाक्य गलत नहीं होंगे। बशर्ते आपको कुछ शब्द, देखो हम तो उदाहरण आपके यहाँ 2-2 4-4 दे रहे हैं समय अभाव के कारण, लेकिन आपको इन शब्दों की जानकारी अलग से करनी पड़ेगी किसी न किसी व्याकरण की पुस्तक से, तब जाकर के आपके सही है। तो सुनिए, आज आपको ये वीडियो के जरिए आपको पढ़ाया गया है। यदि आपको ठीक लगे तो बता देना, अगला टॉपिक शुरू कर देंगे। अभी ऐसे नियम और हैं, ऐसे अभी 2 बताए हैं, इनसे भी बढ़िया हैं। कुछ नियम ऐसे हैं आपको नियम की जानकारी नहीं है, फिर भी आप बता देते इसमें यह कमी है, तो ऐसे वाक्यों का बड़ी जल्दी शुद्ध कर लेते हो। आज की इतना ही बहुत है। ठीक है बच्चों।